बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं को अस्करी क़यादत से मुलाकातों से रोक दिया। कहते हैं कि बाज़ मुलाकातों की तशहीर करके मर्जी के मायने पहनाए जाते हैं। ये खेल अब बंद हो जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा, हालिया वाकयात से एक बार फिर साबित होता है कि किस तरह बाज मुलाकातें सात पर्दों में छुपी रहती और किस तरह बाज की तशहीर करके मर्जी के मानी पहनाए जाते हैं। नवाज शरीफ ने कहा, अब ये खेल बंद होना चाहिए। पार्टी रहनुमाओं को हदायत देता हूं कि आइंदा हमारी जमात का कोई रुकन इनफरादी, जमाती या जाती सतह पर अस्करी और मुतलका एजेंसियों के नुमाइंदों से मुलाकात नहीं करेगा। नवाज शरीफ ने कहा, कौमी दिफा और आईनी तकाजों के लिए जरूरी हुआ तो जमाती क़यादत की मंजूरी के साथ हर मुलाकात एलानिया होगी और इसे खुफिया नहीं रखा जाएगा। शेख रशीद कहते हैं कि आज ही इस्तीफे दो, बिस्मिल्लाह करो, हम नए इलेक्शन करवा देंगे। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का गला खुद दबाया। उनको आंखें दिखा रहे हैं जिनकी गोद में बैठकर वजीर बने, चोरी और फिर सीना जोरी करते हैं। विफाकी वजीर ने फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकातें एजाज। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल तक सब मुलाकातें करते रहे हैं। बिलावल जाओ, तुम्हें मुआफ किया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिंदा होती तो बताती कि शेख रशीद किसका नाम है। ना ये धरना देंगे, ना इस्तीफा देंगे, ना धरना देंगे, ना अदम एतमाद लाएंगे। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हम अदम एतमाद स्पीकर के वक्त हम हारे, सेनेट के स्पीकर के वक्त हमने हारे, प्राइम मिनिस्टर के वक्त हारे, सदर के इलेक्शन में हारे, फैटफ में हारे। आप कहते हैं मैं इमरान खान का मुखालिफ नहीं हूं, आप फौज के मुखालिफ हैं, उस जंदाल के साथ हैं, उस मोदी के साथ हैं, उस रॉ के साथ हैं जिनका एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। आज पाकिस्तान की सलामती की जामन पाक फौज है और आज मैं चार्जशीट करता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान, कमर जावेद बाजवा को 1 to 1 उन्होंने मुलाकात की। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से चैलेंज करता हूं, तुम कहते हो मेरी बड़ी राश्तेदारी है, 36 साल से जुबैर की कभी कमर जावेद बाजवा से मुलाकात नहीं हुई। एक हफ्ते में 2 दफा DGISI की मौजूदगी में मिलता है और ये आपका केस लड़ रहा था। हुकूमत इमरान खान कर रहा है और फौज के तावन से कर रहा है। और कमर जावेद बाजवा ने कहा कि जो भी सिविल हुकूमत होगी हम उसकी कॉल पे लब्बैक कहेंगे। कमर जावेद बाजवा ने कहा कल आपकी हुकूमत होगी, आपके लिए भी लब्बैक करेंगे। हमने ये वर्दी इसलिए पहनी है, ये हम हुकूमत को इसलिए कहते हैं कि जो भी सिविल हुकूमत ऑर्डर करेगी हम उसको लब्बैक कहेंगे। देखें, बिलावल को मैंने कुछ नहीं कहा, बिलावल से तो मैं प्यार करता हूँ, मेरा प्यारा है वो मेरे नहीं जाना चाहता जहां मैं हूं। आप उससे पूछे मैंने उसका बिगाड़ा क्या है। बिजली सारिफिन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नेपरा ने बिजली ₹1.62 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सारिफिन पर 165 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक की 2 सहमाही एडजस्टमेंट्स की मद में बिजली महंगी करने का फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक बिजली ₹1.62 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी गई है। नेपरा ने अक्टूबर से दिसंबर के लिए सारिफिन पर 73 अरब रुपए और तीसरी सहमाही जनवरी से मार्च की मद में 91 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दी। नेपरा की बिजली महंगी करने के फैसले पर अमल दरामद हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन के बाद होगा। फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ने 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। अद्वियात की कीमतों में 9.262% तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से 94 अद्वियात की कीमतों में 9.262% तक इजाफे की मंजूरी दी गई। 68 अद्वियात मुकामी जबकि 26 इम्पोर्टेड हैं। इन अद्वियात में बुखार, सरदर्द, अमराज कल्ब, मलेरिया, शुगर, गले की खराश और फ्लू की शामिल हैं। एंटीबायोटिक्स, पेट दर्द, आंखों, कान, दांत, मुंह और ब्लड इंफेक्शन की अद्वियात महंगी कर दी गई हैं।
शहबाज शरीफ ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए इसे जुल्म करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में 262% तक इजाफा गरीब अवाम पर जुल्म है। जान बचाने वाली दवाओं की कीमतें बढ़ाना बदनीयती और बदउनवानी की भारी कीमत है। हुकूमत ने बीमारों से जिंदा रहने का हक भी छीन लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 28 सितंबर तक तौसीह कर दी। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकला की इस्तदा पर समाअत मजीद दलाइल देने के लिए मुलतवी की। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत की। वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा, मुखालफीन की आवाज को दबाने के लिए आलमी तारीख गद्दारी के मुकदमात से भरी हुई है। वकील ने नुक्ता उठाया कि अगर किस शख्स को गलती से जमानत की राहत मिल जाए तो उस गलती को ट्रायल कोर्ट सजा सुना करके दुरुस्त कर लेती है, लेकिन इसके बरक्स किसी शख्स को जमानत का रिलीफ मिल जाए तो वो अदालत से बरी हो जाए तो इसका मदावा मुमकिन नहीं है। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि वो बरतानिया में थे जब पता चला कोरोना की वजह से आखिरी फ्लाइट पाकिस्तान जा रही है, तो उसी वक्त वतन वापस आ गया। ये नहीं चाहता कि कहा जाए कि वो वापस ना आने के लिए बहाने बना रहे हैं, खुद को सरेंडर किया। आजम नजीर तारड़ एडवोकेट ने निशानदही की, शहजाद अकबर ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस पर अदालत नोटिस ले। अदालत ने शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत में 28 सितंबर तक तोसी कर दी। पीर के रोज भी शहबाज शरीफ के वकील दलाइल जारी रखेंगे। कैमरामैन नईम अहमद और साथी रिपोर्टर शजरुद्दीन के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। मौलाना फजलुर रहमान को नैब नोटिस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजम्मत करते हुए इसे दबाव में लेने की कोशिश करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इमरान खान नैब के जरिए अपोजिशन रहनुमाओं को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई हुकूमत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से बौखलाकर नैब को इस्तेमाल कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एपीसी के बाद सियासी रहनुमाओं को नैब के नोटिस भेजने से हुकूमती अज़ाइम खुलकर सामने आ चुके हैं। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी को गिरफ्तार कर लिया। साबिक DFO मूसा खान को नैब अदालत में पेश किया गया। JUI के रहनुमाओं ने गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। नैब के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी DFO मूसा खान बलोच को एक कार्रवाई के दौरान पेशावर से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम को पेशावर की नैब अदालत में पेश किया गया। JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद ने मूसा खान बलोच की गिरफ्तारी पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। और अब खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने मुतालिबा कर दिया कि कमरा अदालत में कैमरे लगाकर अवाम को समाअत दिखाई जाए। नैब ने मुल्क को मफलूज करके रख दिया। केसेस तो सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ ही बनाए जा रहे हैं। बदनीयती पर मबनी पास कराए जाने वाले बिल्स का FPTF से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इदारा आज लोगों की जिंदगी तबाह करने पर तुला हुआ है, लोगों की हत्या करने पर तुला हुआ है। ये आज नैब की हकीकत है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि नैब के केसेस, चूंकि ये होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस के केस हैं, नैब सिर्फ जो सियासतदान हैं उनके खिलाफ मुकदमे करता है। तो हमारी तो डिमांड है कि तफ्तीश के दौरान भी और अदालत में भी कैमरे लगाकर लाइव पाकिस्तान के अवाम को दिखाया जाए कि ये क्या केसेस हैं और नैब की हकीकत क्या है। ये तो हमारी डिमांड है। आज ये जज साहिबा की मर्जी है कि अदालत को आए या ना आए, लेकिन कम से कम हम तो डिमांड कर सकते हैं कि हकीकत पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें। 14 बिल थे FATF के, 2 मुकम्मल तौर पर मुल्क के मफाद के खिलाफ थे, हमने रिजेक्ट करवाए। 7 हमारी तरामीम के साथ पास हुए। ना होती मुल्क के मफाद का भी सौदा था, पाकिस्तान के अवाम का भी सौदा था। 2 बिल बगैर किसी तरमीम के पास हुए। 3 बिल जॉइंट सिटिंग में आए। वक्फ के बिल पर कोई मसला नहीं था। जो एंटी टेररिज्म एक्ट की अमेंडमेंट थी वो पास हुई। काला कानून है। आज हुकूमत के पास इख्तियार है कि किसी शख्स का पीछा कर सके, किसी पाकिस्तानी का, उसके घर को बग कर सके, उसके टेलीफोन को टैप कर सके
और उसके कंप्यूटर को हैक कर सके। ये आज और अब खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की तलबी से साबित हो गया है कि हुकूमत बाजरिया नैब चल रही है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि ताल्लुकात बनाने के लिए कई गांठें खोलनी पड़ती हैं। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि शहबाज शरीफ को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत की कारकर्दगी, पॉलिसी, विजन और कोई सोच नहीं। हुकूमत का काम सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ रह गया है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सियासी जमातों और रियासती इदारों में मुहाज आराई अच्छी बात नहीं। कोशिश यही करनी चाहिए कि तनाव कम है। दूसरी जानिब हमारे साथ नाइंसाफी हुई, ताल्लुकात बनाने के लिए गांठें खोलनी पड़ती हैं। बदकिस्मती से जब हुकूमत काम नहीं करती तो नुकसान आम आदमी का होता है। एहसन इकबाल कहते हैं कि नवाज शरीफ का खिताब किसी इदारे के खिलाफ नहीं था। हमारी जंग आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए है। अपोजिशन को गद्दार करार देने वाले हुक्मरान दुश्मन के आलाकार हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि नवाज शरीफ ने 3 मरतबा वजारत उज़्मा कर ली। इन्हें अपने खानदान की तकलीफ देखने की क्या जरूरत है। हमने पाकिस्तान को बचाने की कसम खाई है। APC में हमारे कायद के खिताब पर हुकूमत को मिर्चें लग गई। मियां नवाज शरीफ का खिताब किसी इदारे के खिलाफ नहीं था। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। आसिफ अली जरदारी पेश ना हो सके। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस की समाअत हुई। आसिफ जरदारी के वकील फरूक एच नाइक पेश हुए और आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की। दौरान समाअत वकील फरूक एच नाइक ने नैब की जानब से गवाह पेश किए जाने पर एतराज करते हुए कहा, हमें नहीं बताया गया था कि नैब की जानब से गवाह पेश किया जाएगा। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करें, हम आइंदा समाअत पर जिरह करेंगे। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने कहा, एक गवाह का बयान होगा तो इस पर जिरा होगी, फिर अगला गवाह पेश करेंगे। नैब की एहतसाब अदालत से तोशा खाना रेफरेंस पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत की इस्तदा पर भी फरूक एच नाइक ने एतराज किया। कहा कि पता नहीं नैब को इन केसेस में इतनी जल्दी क्या है। आप यहाँ सिक्योरिटी रिस्क बनाना चाहते हैं तो हम आसिफ अली जरदारी को रोज पेश कर दिया करेंगे। जज असगर अली ने फरूक एच नाइक से कहा, यहाँ वक्त जाया न करें, रोज समाअत का फैसला आपके कहने पर नहीं होगा। अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस की समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर वकला सफाई गवाहान पर जिरा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम आलम से मुतालिबा किया है कि तरक्की पजीर ममालिक से लूटी हुई रकम फौरी तौर पर वापस की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा के पैनल से खिताब करते हुए कहना था कि हमारी हुकूमत को करप्शन के खात्मे और फाइनेंशियल क्राइम्स खत्म करने का मैंडेट मिला। आदमी बरादरी को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दाम करने चाहिए। वाइट कॉलर क्राइम के जरिए हर साल $1 खरब की मुंतकिली होती है। हर साल तरक्की पजीर ममालिक से अरबों डॉलर गैर कानूनी तौर पर निकल जाते हैं। We welcome the interim report of the FACT-I panel. The figures of illicit flows mentioned in the report are staggering. $1 trillion is taken out each year by these white-collar criminals. $20 to $40 billion is in the form of bribes received by these corrupt white-collar criminals. $7 trillion in stolen assets is parked in these safe tax haven destinations. $500 to $600 billion is lost each year in tax avoidance by multinational companies. This bleeding of the poor and developing countries must stop. The international community must adopt decisive actions, and these are the ones I propose. Number one, the stolen assets of developing countries, including proceeds of corruption, bribery, and other crimes, must be returned immediately. Two, the authorities in haven destinations must impose criminal and financial penalties on their financial institutions which receive and utilize such money and assets of corruption and bribery, such as accountants, lawyers, and other intermediaries must be closely regulated, monitored, and held accountable. 4, the beneficial ownership of foreign companies
must be revealed immediately upon inquiry by the interested and affected governments. वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कोरोना, खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़, टिड्डी दल के हमले और मौसमियाती तब्दीली समेत मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए इलाकाई सोच इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें इजलास के मौका पर सार्क वुज़रा काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद में सार्क के 19वें सरबराह इजलास की मेज़बानी करने पर आमादगी का इजहार किया। COVID-19 has affected the entire globe with unprecedented health, humanitarian and economic challenges. Cooperative multilateralism offers the best mechanism to effectively address these complex challenges. Prime Minister Imran Khan proposed global initiative on debt relief for developing countries to achieve enhanced fiscal capacity to tackle the negative consequences of the pandemic. Mr. Chairman, we have prioritized promotion of peace and security in and around Pakistan. We believe that a peaceful and secure environment, regionally as well as globally, would substantially contribute towards sustainable economic growth and development, reduction in poverty, and enhance the welfare of our people. Pakistan fully facilitated the process that culminated in the US-Taliban peace agreement in Doha on the 29th of February 2020. भारतीय फोर्सेस की LOC की खिलाफ वर्जियों का जायजा लेने के मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा और दिफाई अताशी कंट्रोल लाइन का दौरा किया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। गैर मुल्की सफीरों और दिफाई अताशियों का वफ्द LOC के जोरा सेक्टर पहुंचा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ब्रीफिंग में बताया कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। 2014 से जंगबंदी मुआहिदों की खिलाफ वर्जियों में शदीद इजाफा हुआ है। भारतीय फौज की जानिब से भारी हथियारों के जरिए सिविल आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। इश्तियाल अंगेजियों का मकसद दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर से हटाना है। DGISPR का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म तशद्दुद के हवाले से तफसीली रिपोर्ट जारी की। कश्मीरियों को इनकी सरजमीन पर शर्कमाल बना दिया गया है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की जरूरत है। रमा साल भारत 2333 बार जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। भारतीय फायरिंग के नतीजे में 18 शहरी शहीद और 185 जख्मी हुए। सफीरों में आज़रबाईजान, बोस्निया, यूरोपीय यूनियन, पुर्तगाल के सुफरा और दिफाई अताशी वफ्द में शामिल थे। सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, टर्की और फलस्तीन के सुफरा भी कंट्रोल लाइन का दौरा कर रहे हैं, जबकि यूनान, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, किर्गिस्तान और इराकी सफीर भी दौरा करने वाले वफ्द में शामिल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। भारतीय रियासत दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रखे हुए है। तलाशी मुहिम के दौरान नौजवान को फायरिंग करके शहीद करने का सिलसिला न रुक सका। पलवामा में काबिज फौज ने सर्च ऑपरेशन के दौरान कश्मीरी नौजवान को हिरासत में ले लिया। घर से बाहर लाकर फायरिंग करके नौजवान को शहीद कर दिया। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। शाहनवाज रांझा का गुस्सा करने की वजह इनके घर से बरामद चोरी की गाड़ियां थीं। अपने बयान में शहबाज गिल ने कहा कि सरकारी अफसर आपके गुलाम नहीं कि आप पार्लियामेंट की कमेटी में बुलाकर इनकी बेइज्जती करें। आप सवाल कर सकते हैं, इनका काम आपको जवाब देना है। आप गुस्सा करने से बेहतर था कि चोरी की गाड़ी ना रखते। अलामत था और उसने बहुत सारे पुलिस मुलाजमीन का भी कत्ल किया था, शहीद किया था। उसके खिलाफ पुलिस ने एक रेड किया 2019 में और उसके बाद ये 1999 में
मैंने 2019 का माफ कीजिएगा 1999 में, और ये वो FIR है, वो भी मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब के डेरे से, जिसे मिड रांझा कहते हैं, वहां से गिरफ्तार हुआ। वो इंसान जो बहुत सारे लोगों के कत्ल में मतलूब था और जिस पे पूरे पंजाब की पुलिस जिसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, वो भी इनके घर से, इनके डेरे से बरामद हुआ। और उस टाइम भी वहां पर जो पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने ये काम किया था, वो उमर शेख थे। ये वो आपकी जाती मुखासमत थी रांझा साहब। लेकिन सिर्फ एक बात याद रखिए, अब नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, ये इमरान खान की हुकूमत है। यहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है। हम आपको पार्लियामेंट के कवर के अंदर अपनी जाती मुखासमत और जाती हजीमत और जाती दुश्मनियां पूरी करने नहीं देंगे। आपके पास पार्लियामेंट का कवर है, बिल्कुल है, आपका आईनी हक है किसी को भी बुलाने का, लेकिन आप वहां पर किसी भी सरकारी मुलाजिम को बेइज्जत नहीं कर सकते। इज्जत इंसान की अपने अपने हाथ में होती है। आपने ये जो हरकत की, इसकी पूरी कौम को आपकी मजम्मत करनी चाहिए। जो इदारे रेलेवेंट है उनको आपके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और ये गुंडागर्दी आपकी जो आपने शरीफों से सीखी है और नहीं चाहिए। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि 2018 का इलेक्शन साफ और शफाफ हुआ। 2013 के इलेक्शन में PTI ने 4 हल्के खोलने का ही तो मुतालबा किया था। आप जो भी वाफेला हुआ, मगर एक भी सबूत पेश नहीं कर रहे। क्या 2018 के अंदर वो इलेक्शन कि जिसके हवाले से इन्होंने शुरू में थोड़ा सा वावेला मचाया, वो भी सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, कि बेचारे बमा अहलो याल मुल्क को लूटा करते थे। अब की बार सिर्फ 15 के बजाय 1 या 2 खानदान के मेंबर सिर्फ MNA और MPA हैं, वरना 15 अफराद खवातीनो हजरात इनके खानदान के होते थे। MNA, MPA, वजीर, मशीर सेंटर, उनके अलावा और किसी ने शोर नहीं मचाया धांधली का। और फिर जो धांधली के हवाले से 1% भी कोई प्रूफ देने को तैयार नहीं हुए, ना इनके पास मौजूद थे। जैसे 2013 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने हजारों लाखों डॉक्यूमेंट्स जो है वो पेश कर दिए कि किस किस अंदाज से फॉर्म 12, 13, 14, 15, इसके अंदर क्या क्या 2 नंबरी करप्शन, ये सारी की सारी अदालत में पेश कर दी। ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं लाए, ना अदालत के अंदर, ना इन्होंने जुडिशल कमीशन के हवाले से जो कोई सीरियसनेस शो की। क्योंकि चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हुई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही को बतौर इत्तेहादी अपना किरदार अदा करने पर सराहा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हुई। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सेनेट में कानून साजी का मरहला बड़े अहसन तरीके से चलाने और तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना जमहूरियत की आला मिसाल है। चौधरी परवेज इलाही को 4 सूबाई असम्बलियों में सबसे ज्यादा कानून साजी मुकम्मल करने और बतौर इत्तेहादी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने FIA तलबी के हवाले से अपना तफसीली जवाब जमा करवा दिया। तफसीली जवाब के हमरा 11 वॉल्यूम्स 1400 सफ़ात पर मबनी दस्तावेजात भी FIA मुश्तरका तहकीकाती टीम के हवाले कर दिए गए। जहांगीर तरीन के तफसीली जवाब में कहा गया है कि इस वक्त JDW शुगर मिल्स 12,000 से जायद अफराद को बराह रास्त, जबकि 50,000 से जायद काश्तकारों, ट्रांसपोर्टर्स और काश्तकारी के शोबा से मुंसलिक मेहनतकश अफराद को बिलवास्ता रोजगार फराहम कर रही हैं। जहांगीर तरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 3 साल के दौरान JDW ने गन्ने की काश्त कारों को 81 अरब रुपए से जायद की अदायगियां शफाफ अंदाज में बैंकिंग चैनल्स के जरिए की। ये इस दौरान खरीदे गए कुल गन्ने का 98.5% बनता है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,437 हो गई। मजीद 798 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,08,217 हो गए। 548 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,94,392 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब भी हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 3 करोड़ 22 लाख हो गई। हलाकतें 9,83,000 हो गई। 2 करोड़ 38 लाख से जायद मरीज सेहतयाब भी हो चुके। मौजी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमरीका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी हैं। अमरीका में 2,06,600, ब्राजील में 1,39,000, मैक्सिको में 75,000, जबकि ईरान में 25,000, अफगानिस्तान में 1,450 और सऊदी अरब में 4,600 अमवात हो चुकी हैं। मुल्क भर में एक मरतबा फिर फी तोला सोने की कीमत में बड़ी कमी देखने में आई है। सोना फी तोला की कीमत 1,500 रुपए कम हो गई।
आलमी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत में एक मरतबा फिर बड़ी कमी देखी गई है। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना 35 अमरीकी डॉलर सस्ता हुआ, जिसके बाद आलमी मार्केट में नई कीमत 1857 हो गई है। पाकिस्तानी मार्केट्स में फी तोला सोने की कीमत में 1500 रुपए की कमी देखी गई और नई कीमत 1,12,500 रुपए हो गई। सोने की कीमतें गिरने के बाद चांदी के निर्ख भी गिर गए। फी तोला चांदी की कीमत में 70 रुपए कमी हुई। जर्मनी की अदालत ने बर्लिन में लाउड स्पीकर पर आजान देने पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। नमाज जुमा समेत 5 वक्त की नमाज के लिए लाउड स्पीकर पर आजान दी जा सकेगी। जर्मनी के कस्बे में मसीह जोड़े की दरख्वास्त पर लगाई गई आजान पर पाबंदी को अदालत ने खत्म कर दिया। फैसले के बाद मसाजिद में नमाज जुमा समेत तमाम नमाजियों के लिए लाउड स्पीकर में आजान देने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अदालत ने फैसले में कहा कि लोगों को इसका इल्म होना चाहिए कि दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले अपने अकायद पर किस तरह अमल करते हैं। कवानीन किसी दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के एतकाद में मुदाखलत का हक नहीं देते। और अब खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात में धांधली के खदशे का इजहार कर दिया। कहते हैं कि आइंदा माह होने वाले सदारती इंतखाबात में धांधली हो सकती है। मुमकिन है कि इलेक्शन का फैसला सुप्रीम कोर्ट से ही आए। अमेरिकी सदर ने आइंदा माह होने वाले इंतखाबात के नताइज पर कबल अज वक्त ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं कि हो सकता है कि नताइज मुतनाज़ि हो जाएं। अगर वो हार गए तो इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली का वादा नहीं कर सकते। नताइज मुतनाज़े हुए तो फैसला सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप के हरीफ जो बाइडन ने इंतखाबात से कबल नए जजों की तैनाती को ताकत का गलत इस्तेमाल करार दे दिया। कहा कि इंतखाबात से कबल सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन के फैसलों की बातें और नए जजेस की तैनाती मामले को मशकूक बना रही है। अवाम से अपील है कि अहले इक़्तिदार तक आवाज़ पहुँचाएं कि किसी गैर मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। सऊदी अरब में तब्दीली की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। सऊदी अरब के जलावतन रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमात बनाने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब के जलावतन रहनुमाओं ने सऊदी हुकूमत के मुकाबले में हिज़्ब इख्तलाफ जमात का ऐलान कर दिया। हिज़्ब इख्तलाफ की नई जमात नेशनल असम्बली पार्टी ने कहा कि मुल्क में पुरअमन तब्दीली चाहते हैं। सियासी इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। नई जमात के सरबराह यहिया असीरी कहते हैं कि नई जमात का मकसद सऊदी अरब में बादशाही निज़ाम के बजाय जमहूरी निज़ाम को लाना है। नाइजीरिया में गैस टैंकर में सिलेंडर धमाके से 9 बच्चों समेत 28 अफराद हलाक हो गए। धमाके में 20 जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाइजीरिया की वस्ती रियासत कोगी में गैस टैंकर में ब्रेक फेल होने के बाद स्कूल बस से जा टकराया। बस और टैंकर में तसादुम से धमाके के नतीजे में 9 तलबा समेत 28 अफराद हलाक हो गए। धमाके में 20 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके से दर्जनों गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेन जॉन्स मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। इनकी उम्र 59 बरस थी। डेन जॉन्स कमेंट्री के सिलसिले में भारत में मौजूद थे। इनको दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। डेन जॉन्स PSL की मायानाज टीम कराची किंग्स के हेड कोच भी थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच के फराइज भी सरअंजाम देते रहे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल ने इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट को भी खैरबाद कहने का फैसला कर लिया। उमर गुल नेशनल T20 कप के बाद रिटायरमेंट का बाज़ाबिता ऐलान करेंगे। फास्ट बॉलर उमर गुल कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला मशवरे और सोच समझ के बाद किया गया। क्रिकेट से बहुत इज्जत मिली। मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत करना चाहेंगे। उमर गुल ने अपने क्रिकेट करियर में 47 टेस्ट मैचेस, 130 वनडे मैचेस और 7 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उमर गुल मुल्तान में नेशनल क्रिकेट कप के बाद रिटायरमेंट का बाज़ाबिता ऐलान करेंगे।